I am Purnima Sharma. I am senior teacher Sanskrit in MGGS English Medium City कोतवाली धौलपुर। कल हमने उच्चारण स्थानानी प्रकरण का अध्ययन स्टार्ट किया था और उसमें कल हमने वर्णों के भेदों की जानकारी दी थी। आगे आज हम शुरू करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान कि जो वर्ण हमने कल पढ़े थे उन वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, संस्कृत वर्णमाला में पाणिनीय शिक्षा व्याकरण के अनुसार 63 वर्ण हैं। उन सभी वर्गों के उच्चारण के लिए 8 स्थान हैं, जो ये हैं। एक नंबर पे है उद, दूसरा कंठ, तीसरा शिर यानी मूर्धा, चौथा जिह्वा मूल, पांचवा दंत, छठा नासिका, सातवां ओष्ठ और आठवां तालु। उन उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्न रूप में किया जाता है। एक नंबर पर है कंठ। अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः अर्थात अकार, अ और आ। देखिए, अ और आ मतलब अ को हम अकार बोलते हैं। क वर्ग, क ख ग घ ण, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ से उच्चारण किए गए वर्ण कंठ्य कहलाते हैं। अब देखिए, आप भी स्वयं उच्चारण करके इसका देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा उच्चारण करके इसको देखते हैं। जब हम बोलेंगे अ, तो देखिए आप हमारे कंठ से सीधी ध्वनि निकलती है। इसी तरह जब हम बोलेंगे क, ख, ग, घ, ण, तो हमारे कंठ से सीधी ध्वनि निकल रही है, इसलिए हम इनको कंठ्य कहते हैं। अब देखिए, आइए दूसरे पर। दूसरा है हमारा तालु। इचुए शानाम तालु अर्थात इ, ई और चवर। इसमें चू, छु, त, झ, या और श का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा तालु दांतों के मूल से थोड़ा ऊपर का स्पर्श करती है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जो हमारी टंग है, वो जीभ हमारी तालु से स्पर्श करती है। तालु कौन सा होता है कि दांतों के मूल, दांतों की जो हमारी जड़ होती है उससे थोड़ा सा और ऊपर, बिल्कुल ऊपर की तरफ तालु होता है हमारा, उसको हमारी जीभ स्पर्श करती है। तो देखिए, हम बोलकर देखते हैं च, छ, त, छ, या। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये जो है हमारे तालु पर हमारी जीभ स्पर्श करती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। इसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पर हमारा आता है मूर्धा। तो विटो शाणाम मूर्धा अर्थात री, री टेवर, ट, ड, ढ, ण, र और शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा मूर्धा यानी तालु से ऊपर गहरे गड्ढे नुमा भाग का स्पर्श करती है। अब आप ये देखिए कि तालु, अभी अभी हमने आपको बताया था कि तालु कहाँ होता है, दांतों के मुंह भाग से थोड़ा सा ऊपर तालु होता है, और तालु से भी और थोड़ा सा अंदर की तरफ थोड़ा सा गड्ढा होता है। हम जीभ से उसको स्पर्श करेंगे तो हमें इस चीज का एहसास होगा कि वहां थोड़ा सा गड्ढा होता है। उस चीज को हमारी जो जीभ है वो स्पर्श करती है, तो ये होती है हमारी मूर्धा। तो अगर हम इसको उच्चारण करके देखें, देखिए आप उच्चारण करके ट, ड, ढ, ण, श। तो जब हम इन चीजों का, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, वो थोड़ा सा मुड़ती है, टर्न लेती है, और टर्न लेकर के वो हमारे तालु के पीछे वाले गड्ढे नुमा स्थान को टच करती है। तो ये वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। इसके बाद देखिए दंत। दंत नृतुलसानाम दंतः अर्थात लू, तावर, तथा दधना, ल और सा का उच्चारण स्थान दंत होता है।
दंतर स्थान से उच्चारित वर्ण दंत्य कहलाते हैं। इन वर्गों का उच्चारण करने में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। अब इनको भी हम उच्चारण करके देख लेते हैं। आप उच्चारण कीजिए, बोलिए त। तो त बोलने में देखिए आपकी जो जीभ है, जो टंग का आगे का जो पार्ट है, वो हमारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है। त त। इसी तरह थ, द, ध, न। तो ये देखिए आप कि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों का स्पर्श करती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं। ये हमारे जो वर्ण है वो दंत्य कहलाते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर हमारा आता है ओष्ठ। तो ओष्ठ उपपद्यमानियानाम ओष्ठो, अर्थात उ, उ, पवर्ग तथा उपपद्यमानीय प फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। ये वर्ण ओष्ठ कहलाते हैं। इन वर्गों का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं। अब देखिए उ, उ को आप बोलिए। तो उ को जब आप बोलेंगे, उ का जब आप उच्चारण करेंगे तो नहीं तो क्या हो गया, चलिए चला गया। उ का जब हम उच्चारण करेंगे तो हम जब उ को बोलेंगे तो आप बोलकर देखिए उ, बोलिए उ। तो उ, इसमें हमारे होठों का आकार कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। इसी तरह हम बड़ा उ बोलेंगे तो उ, पा, और पा में हमारे ऊपर का और नीचे के दोनों ओष्ठ हमारे जुड़ जाते हैं। जब हमारे दोनों ओष्ठ जुड़ते हैं तो हम पा का उच्चारण उसमें होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं, वो ओष्ठ कहते हैं। ये हमारे होठों से बोलने वाले वर्ण होते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है छठा नासिक। छठा जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है नासिक। नासिक में आप देखिए अमंग नानाम नासिका च, अर्थात मां, देखिए मां, अणा, अणा, न तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण नासिक्य कहलाते हैं। इन वर्णों के पूर्वोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि उच्चारण स्थान भी होते हैं। जैसे क वर्ग के ड़ का उच्चारण स्थान तालु और नासिका, ट वर्ग के ण का मूर्धा और नासिका, त वर्ग के ना का दंत और नासिका तथा प वर्ग के मां का ओष्ठ और नासिका होता है। नासिका अनुस्वारस्यम, अर्थात अनुस्वार, ये अनुस्वार का निशान होता है डॉट्स का, उच्चारण स्थान नासिका होती है। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारी नाक होती है। और ऊपर जैसा कि बताया गया है कि मां, ड़, णा, न तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इनको जब हम उच्चारण करके देखेंगे तो आप बोलकर देखिए मां, न, ण, इनमें हमारा जो स्वर है वो नाक से निकलता है। इसके बाद देखिए 7वां, ये हमारे 6 उच्चारण स्थान हो गए। अब हमारे जो आगे जो उच्चारण स्थान बनते हैं वो हमारे 2 उच्चारण स्थानों को मिलाकर के जब किसी एक वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें उन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। इसमें देखिए 7वें नंबर पर सबसे पहले हमारा आता है कंठ तालु। ये देते हो कंठ तालु, अर्थात ए तथा आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। अब देखिए इसमें कंठ और तालु दोनों स्थानों के सहायता से हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। अतः ये वर्ण कंठ तालव्य कहे जाते हैं। अब इसमें देखिए अ और ई के संयोग से ए बनती है तथा अ और ए के संयोग से आई बनता है। अतः ए तथा आई के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग लिया जाता है। अब आप बोल करके देखिए ए, आई, तो इसमें कंठ से आवाज निकलती है और हमारी जो जिह्वा है वो जिह्वा हमारी तालु को स्पर्श करती है। तो ये हमारे ए और आई जो वर्ण है ये हमारे क्या कहलाते हैं,
कंठ और तालु दोनों के माध्यम से बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम कंठ तालव्य कहते हैं। इसके बाद देखिए 8वें नंबर पर कंठोष्ठ ओदोतः कंठोष्ठम, अर्थात ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। इसमें भी यही चीज है कि अ प्लस उ तथा ओ, और अ प्लस ओ बराबर औ बनते हैं, मतलब दो वर्णों के मेल से ये शब्द बनते हैं। अतः इनके उच्चारण में भी कंठ तथा ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जाता है। ये वर्ण कंठोष्ठ है कहलाते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, ओ, तो ओ में आप देखिए कि कंठ से आवाज निकल रही है और हमारे जो होस्ट की जो आकृति है वो गोल हो जाती है। इसी प्रकार औ, औ में भी कंठ से आवाज निकलती है, लेकिन हमारे होठ भी इसमें क्रिया करते हैं, इसलिए हम इसको कंठोष्ठ कहते हैं। अब हमारा आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, इस कारण वह दंतोष्ठ कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है तथा ओष्ठ भी कुछ मुड़ते हैं, अतः दोनों के सहयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है। आप उच्चारण करके देखिए व, तो इसमें आपके जो ऊपर के दांत हैं वो आपके नीचे के ओष्ठ को स्पर्श करते हैं, इसलिए हम इसको दंतोष्ठ कहते हैं। इसके बाद देखिए जिह्वा मूल, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा मूल्य क ख का उच्चारण जिह्वा मूल होता है। ये हमारे उच्चारण स्थान जो 10 थे वो हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास में देखिए आपको ये बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये देखिए अभ्यास 1 में पहला प्रश्न है, ग वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, अर्थात ग वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसमें यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं तालु, नासिका, कंठः, ओष्ठः। अब हम इसके लिए हम पढ़ रहे हैं इस चीज को, हम याद भी करेंगे, लेकिन अगर किसी स्थिति में हम इसको, तो हम इसका प्रैक्टिकल हम बोल करके इसको देख सकते हैं। हम बोलेंगे ग, तो हमें पता चलता है कि ग की आवाज जो ग की जो ध्वनि है वो सीधे हमारे कंठ से निकल रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंठ। इसी प्रकार देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न है, द वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, अर्थात द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें भी आप द वर्ण को बोलकर देखिए कि द वर्ण हमारा कैसे बोलता है। द किस तरीके से बोल रहा है, द में हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, उसका आगे का स्थान हमारा दांत से स्पर्श कर रहा है, तो द वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। इसके बाद और एक दो प्रश्न हम देख लेते हैं इसमें। यह है तीसरा, अनुस्वार से स्थानम भवति, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। अब अनुस्वार कौन कौन से होते हैं हमारे, न, म, तो हम जैसे बोल करके देखेंगे न, तो ये हमारा उच्चारण कहाँ से निकल रहा है, ये ध्वनि हमारी कहाँ से निकल रही है, नाक के माध्यम से निकल रही है, तो इसका उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा नासिका। अनुस्वार का, अनुस्वार से उच्चारण स्थानम भवति, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा नासिका। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, छु वर्ण से, ये देखिए छु वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, अर्थात छ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो छ वर्ण, छ बोल करके देखिए आप, छ, तो ये हमारी सीधी आवाज कंठ से निकलती है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा कंठ। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए हैं, पूरा अभ्यास का उसमें है, उसमें से हम इसका अभ्यास करेंगे जब हमारे पास पुस्तकें अवेलेबल हो जाएंगी। तो जब तक पुस्तकें अपने पास नहीं है तब तक हम इसमें से अपना अध्ययन करें, और अगर आप पॉसिबल हो सकता है आपके द्वारा, तो आप अपनी नोटबुक्स बना सकते हैं और नोट्स बुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं। जब हमारे स्कूल खुलेंगे और क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो फिर हम उसको चेक करेंगे, इससे आपका अभ्यास बना रहेगा। और एक बात और कि ये चीजें बेसिक चीजें हैं संस्कृत शिक्षण की, तो 6th क्लास से लेकर के
और 10th क्लास तक के सभी बच्चे इस चीज का अध्ययन करें। आगे की जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उनमें सब में ये चीजें, हमारी जो बेसिक नॉलेज है, ये आगे हमारी काम आएगी। थैंक यू, नमस्कार। कल हम फिर नया टॉपिक लेकर के आपके पास आएंगे।